नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो मतगणना का काम आज सुबह शुरू हुआ, उसके नतीजे और रुझानों की। जिस तरीके से मतगणना का काम शुरू हुआ है और ऐसे में ये उम्मीद है कि देर रात तक पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन बिहार में 3 प्रमुख बातें अब तक रुझानों से साफ हैं और वो ये है कि बीजेपी और आरजेडी इन दोनों पार्टियों में होड़ है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और गठबंधनों के लिहाज से एक कड़ा मुकाबला भी यहां पर दिख रहा है। लेकिन फिलहाल रुझानों के मुताबिक लीड बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। तो अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन बने और पिछले चुनावों से जो अलग तस्वीर नजर आई गठबंधनों की, उसका चुनाव नतीजों पर किस तरीके से असर दिख रहा है। क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि इन रुझानों या नतीजों में हमारे सामने इशारा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा की तरफ और कैसे जाना चाहती है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हितेश शंकर हैं, संपादक हैं 5 जन से। हितेश जी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार स्मिता हमारे साथ हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत मैं रामकृपाल सर आपसे करना चाहूँगा। आपका एक लंबा अनुभव अगर मैं कहूँ चुनाव कवरेज को लेकर, और फिलहाल जो बिहार की राजनीति है और जिस तरीके से करवट लेती हुई दिख रही है इन रुझानों में, उसे आप कैसे देखते हैं। और हालांकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार गठबंधनों की तस्वीर या उनके आकार में बदलाव भी हुए। कविंद जी, देखिए, जब तक आखिरी वोट नहीं गिना जाता तब तक कोई बहुत पुख्ता भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज देश में, बिहार में आम चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है और देश के 5 और राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। अगर मैं कहूं एक लाइन में जो मैसेज वो है कि देश की जनता को शीर्ष नेतृत्व अभी भी मोदी जी पे भरोसा है। ये कर्नाटक है, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। कल तक ये बात कही जा रही थी, इस पोल के जो नतीजे आए थे उसको लेकर के तमाम लोग ये बात करने लगे थे, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, कि भाई बिहार में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मोदी को लेनी होगी। तो मेरा निवेदन है कि आज वो कहें कि ये जो जीत है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आज बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी को दोहरी सफलता है। एक तो ये निर्विवाद है कि बीजेपी अब छोटे भाई की भूमिका से निकल करके बड़े भाई की भूमिका में आ गई। दूसरा है कि वो सत्ता के करीब दिख रही है। ये अलग बात है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, बीजेपी किसे बनाती है, लेकिन बिहार की जनता ने बीजेपी के समर्थन में वोट दिया है, बीजेपी के पक्ष में है। अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो उसका मतलब यह है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी देखिए कभी बिहार में नहीं रही है, बंगाल में नहीं रही, और मैं हमेशा कहता हूं पंजाब में नहीं रही। ये तीनों जो हैं, अगर आप यूं कहें कि नॉर्थ का हिस्सा जो है, ये जहां बीजेपी सब जगह जा रही है, 3 राज्य उससे छूटे हुए हैं। जनता ने संदेश दे दिया है कि हम आपके पक्ष में वोट दे रहे हैं। अब ये सरकार बनाने का समीकरण एक अलग की बात होती है। बीजेपी ने कहा है हमारे नेता नीतीश कुमार हो गए, अब ये नीतीश कुमार पर होगा कि उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते हैं। फाइनल टैली क्या होती है, अभी बहुत कुछ कहना उसके बाद ही संभव होगा। जी हितेश, अगर मैं इन चुनाव रुझानों को देखूं तो क्या बड़ा फायदा आप देखते हैं बीजेपी के नजरिए से, और उसके सहयोगी दल जेडीयू के नजरिए से क्या बड़ा नुकसान? क्योंकि यहां पर अगर अब तक जो रुझान वो इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू को उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उम्मीद उसे नजर आ रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री उनके थे और इतना लंबा शासन काल उनका रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को एक बहुत अच्छा गेंद दिख रहा है फिलहाल जो रुझान हमारे सामने है। देखिए कविन, इसमें दिलचस्प बात क्या है कि इसका आकलन कई तरीकों से होगा। भाजपा को क्या मिला, राजन को क्या मत मिला, जदयू को क्या मिला, और इसका आगे भविष्य पर क्या असर होने वाला है। तो मुझे लगता है
भाजपा को सबसे बड़ा जो लाभ है वो एक उसकी गठबंधन के सहयोगी के तौर पर साख और उस गठबंधन के साथ आना आपके लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद एक समीकरण है, क्योंकि सिनर्जी तब बनती है जब 2 और 2 5 हो जाए, 4 तो दुनिया कर रही है। तो इसलिए जब केंद्र और डबल इंजन वाली जो बात है कि आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आप फायदे में रहते हैं, ये देखा हमने महाराष्ट्र में भी, ये देखा है कि भाजपा के साथ जुड़ना फायदे का सौदा होता था। दूसरी बात, भाजपा का जो भरोसा है उसके सहयोगी उस पर भरोसा कर सकते हैं। हमने पंजाब में देखा कि पंजाब में अकाली दल के लिए लोगों के मन में रोष था, मगर उस रोष का जो नुकसान हो सकता था वो भाजपा ने झेला, मगर अपने साथियों को अंत तक नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। और आज भी हमने देखा कि एक गुस्सा जो अभी दिख रहा है एंटी इनकम्बेंसी में, जैसा गुस्सा बनता है कई बार लोगों का, ऐसे वक्त में भी नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, मगर जिसके साथ हमारा गठबंधन है वहां गठबंधन धर्म निभाने के लिए हम साथ खड़े रहेंगे। तो ये एक एड ऑन फैक्टर है जो भाजपा के साथ रहने से उनके दलों को मिलता है। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण आ गए हैं। दूसरी बात कि एंटी इनकम्बेंसी तो जदयू के नजरिए से अगर इसका आकलन करें तो मेरा ये मानना है कि जब लंबी स्थायी सरकार होती है तो वो परफॉर्म करने के बाद भी लोग ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने कहां से बैटन उठाई थी, विकास की स्थिति क्या थी और आज क्या है। स्मृति जो है लोक जीवन की वो शायद उतनी तार्किक नहीं होती, भावनात्मक ज्यादा होती है। तो वहां कई बार ऐसे में परफॉर्म करने वाले लोगों को भी धक्का लगता है। दिल्ली की अगर सरकार का उदाहरण है, दिल्ली में जिस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी उन्होंने काफी काम किया। कॉमनवेल्थ के समय में घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, मगर उस समय पर काम भी काफी सारा हुआ। मेट्रो के क्षेत्र में काफी काम हुआ। इस सब के बावजूद चुनाव में उन्हें उसका झटका एक झेलना पड़ा। तो ये एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज है कि जो राज कर रहा है उसे श्रेय भी मिलेगा तो उसे थोड़ा सा नाराजगी भी मिलेगी कि ये होना था, ये नहीं हुआ। तो वो झटका जरूर लगा है, मगर एक सिनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है कि भाजपा के साथ रहने में 2 और 2 5 हो सकते हैं, 4 तो दुनिया करती ही है। ये एक चीज दिखाई देती है। और लॉन्ग टर्म गेन की बात करें तो मुझे लगता है भाजपा के लिए खासतौर से जो बिहार के चुनाव को माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश पर एक एंटी इनकम्बेंसी का बोझ भी रहेगा, बाकी सारी चीजें भी रहेंगी, कोविड का काल भी है। ऐसे में अगर ये किला फतेह हो जाता है तो एक नैरेटिव बन जाएगा बंगाल के लिए। वो बंगाल की जीत अब आसान नहीं होने वाली। वो लिटमस टेस्ट जो था वो एनडीए के पक्ष में आ गया है और साफ साफ कहूं तो भाजपा के पक्ष में वो आ गया है बंगाल की दृष्टि से। साथ में जो सबसे बड़ा संदेश मैं मानता हूं कि कृषि विधेयकों को लेकर जो एक बात थी, पूरे देश के खेती किसानी की बात थी, रोजगार की बात थी, वहां कृषि नीतियों पर बड़ी मोहर के तौर पर मैं इसे देखता हूं। खेती किसानी का एक बड़ा एरिया ये बिहार है और यहीं से कोविड काल में ऐसी स्टोरीज भी आई कि ट्रैक्टरों की सेल बढ़ गई, किसानों की उपज बढ़ गई। तो जो नैरेटिव था सारा बेरोजगारी को लेकर और असंतोष को लेकर, मुझे लगता है कि जो मोटे तौर पर जो अभी सारा चलन दिख रहा है उसमें जो प्रतिशत है उसको देखकर मुझे लगता है कि ये जो असंतोष का और नाकामी का जो नैरेटिव था वो नैरेटिव पंचर हो गया। स्मिता, कैसे देखती हैं आप अभी तक के जो नतीजे या संकेत हैं बिहार में, और खासतौर पर अगर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन और इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर समझें तो? जी हाँ, पूरे बिहार के लिए, बिहार की जनता के दृष्टिकोण से आप कहेंगे तो कुछ बातें, कुछ मोटे बिंदु, प्रमुख बिंदु बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार अगर तीसरे टर्म के बाद चौथे टर्म के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद भी उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, जो कि कई एग्जिट पोल अनुमान कर रहे थे। कई ये कह रहे थे कि स्पष्ट तौर पे वो रिजेक्ट हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, और कुछ कह रहे थे कि नहीं, टक्कर में तो रहेंगे लेकिन एज जो है वो महागठबंधन का रहेगा। मैं अभी ये नहीं कहूंगी कि आने वाले हफ्ते में या चंद दिनों में कौन शपथ लेगा या नहीं लेगा, लेकिन एक बात तो हम अब बिना किसी दो राय के सबको मानना होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार रिजेक्टेड तो कतई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
मैं कह चुकी हूं कि 3 टर्म पूरा करने के बाद बिहार जैसे राजनीतिक रूप से वॉलेटाइल प्रदेश में ऐसा होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। दूसरी बात, यहां पर यह देखना होगा कि किन चैलेंजेस, किन चुनौतियों के बीच बिहार इस बार चुनाव में गया। जो कोविड जो एक पूरी दुनिया के लिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अप्रत्याशित एक संकट और चुनौती बनकर आया, उसके बाद जो बिहार, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अन्य प्रदेशों में काम करता है, हमारे कामगार लौट कर आए और उसके बाद जो एकदम से आप देखिए वो प्रशासन पर कितना बड़ा प्रेशर था, इतने सारे मजदूर हमारे लौट कर आए, उनका सारा जो उनकी देखभाल है, उनका वेलफेयर वो नीतीश सरकार को करना था, वो भी उसका पूरा प्रयास किए गए। तो ऐसे में जो संकट लोगों ने झेला उसमें नाराजगी होना था। तो क्या नीतीश सरकार को लेकर नाराजगी थी? कुछ बिंदुओं पर थी। 3 टर्म के बाद होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या एक थकावट, एक फैटीग का फैक्टर है? निश्चित रूप से है। 3 टर्म से एक सरकार काम कर रही है तो लोगों में फटीग आएगा। बदलाव की चाहत जो है वो लोकतंत्र में बहुत प्रबल इच्छा होती है जी। इन सबके बावजूद किस तरह की लड़ाई आज हम देख रहे हैं, घंटों से लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है। अगर ये बढ़त ऊंच नीच भी हो ट्रेंड, तो भी मैं इसको कहूं एक सतत बढ़त एनडीए ने बनाई है। ये पिछले कई सालों के कामकाज पे तय हुआ है। लगातार नरेंद्र मोदी सरकार का बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लोग भूल ही गए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। न सड़कें बनती थी, न पुल बनता था। जब लोग आजिज हो जाते थे, जब बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था परीक्षा देने, तो गांव वाले खुद ही मिलकर के ईंट पत्थर इकट्ठा करके अपना बना लेते थे। पानी नहीं आता था, पानी के लिए लोग खुद ही बोरवेल लगा के पानी व्यवस्था। बिहार एक क्लासिक सेल्फ रूल का केस बन चुका था और इसको मैं बिहार की मूल निवासी होने के नाते मैं ये किसी की पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ, हमने ये किया है। हमने अपने घरों में पानी की व्यवस्था जो म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है उसको हमने खुद किया। हमने गांव की सड़क खुद बनाई, हमने ट्रांसपोर्ट खुद ही गांव के लड़कों को इकट्ठा करके तैयार किया, क्योंकि प्रशासन कुछ करता ही नहीं था, तो जीवन यापन तो करना है। तो मैं ये कह रही हूं कि उस हालात से आकर के और नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को जो रोबस्ट, जो मजबूत एक आधार दिया गया, इतने पुल बने, सड़कें बनी, कनेक्टिविटी के दूसरे जो आयाम है उसको भी आपको देखना चाहिए। जो आपने बात कही उससे मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाह रहा था रामकृपाल सर कि गठबंधन अगर मैं देखूं, क्या दोनों ही गठबंधन, चाहे वो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हो, बीजेपी अगर यहाँ पर बड़े भाई की तरह ज्यादा सीटों पर लड़ती, यानी कि नीतीश के साथ होने या ज्यादा सीटें देने से उसे यहाँ पर कुछ नुकसान उठाना पड़ता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर यही कमोबेश स्थिति आरजेडी के सामने है कि कांग्रेस के साथ लड़ने में और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के बाद उसे कुछ ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो रुझान है, देखिए कविन जी, अभी पिताजी जो कह रहे थे या हितेश जी जो कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं मैं उन बातों से, लेकिन मेरा आगे का ये कहना है कि कोई भी, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के बाद फैसला करने के लिए स्वतंत्र है, कोई फैसला करे, लेकिन बेहतर लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जनता ने जो आदेश दिया है उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए और उस आदेश को माथे पर रखना चाहिए, मानना चाहिए। आप देखिए क्या है जो आपने बात कही, आज देखिए कि बीजेपी सिर्फ आधी सीटों पर लड़ी थी, 110 सीटों पर लड़ी थी और उसका स्ट्राइक रेट क्या है, मोर देन 66% है। ये सोच लीजिए 110 सीट पर लड़ करके अगर वो ये फिगर पहुंच रही है, जहां भी कोई फिगर आएगी, बट मुझे लग रहा है कि अभी तक का जो लग रहा है वो 60+ का स्ट्राइक रेट है। और जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में थी, वो मुझे नहीं है पता कि क्या फिगर आएगी नहीं कि, लेकिन कहीं ना कहीं से वो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए एक तरह से लाइबिलिटी बन गई। ऐसे ही आरजेडी के लिए, आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लीजिए और जेडीयू का स्ट्राइक रेट, ये दोनों कहीं न कहीं अपने बड़े भाई के लिए
एक तरह से लाइबिलिटी है, अगर आप टोटल एनालिसिस कर लीजिए। ये अलग बात है कि सिद्धांत की राजनीति होती है, बीजेपी कल को क्या डिसाइड करती नहीं करती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये वोट एनडीए के पक्ष में जरूर है, लेकिन ये वोट बदलाव के पक्ष में है। आप स्वयं जान लीजिए इस बात को, जनता की बहुत माइन्यूट चीजों को समझना चाहिए। और मुझे ये जरूर कहा था कि नीतीश जी हमारे नेता होंगे, लेकिन नीतीश जी को जब खुद ये बात आएगी कि फाइनल जब टैली आ जाएगी कि हम कितने परसेंट सीटें जीत पाए हैं, तो हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा था, इसका माइन्यूट अगर आप इसकी पूरी राशि कीजिए तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा फायदे में एक पार्टी रही जिसका नाम है बीजेपी। पहली बात तो यह है कि 15 साल के बाद आज पहली बार वो बड़ा भाई हो गई बिहार में। दूसरी बात, आज वो किंग बने न बने किंग मेकर हो गई। तो आप ये समझिए, जो मैं एक बात कहता हूं, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी किसी भी देश, मैं कहता हूं नॉर्थ इंडिया में, साउथ की बात अगर मैं छोड़ देता हूं, हालांकि कर्नाटक के उपचुनाव में भी उसने सिर्फ किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा कि पंजाब में एलाइंस के नाते आपने कभी नहीं लड़े चुनाव पूरी तरह से, बिहार में आप कभी पूरी तरह से चुनाव नहीं लड़े, आपका संगठन नहीं बना, क्योंकि संगठन के लिए सीट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका दफ्तर खुले। ये काम महाराष्ट्र में किया, जब आपने शिवसेना से अलग होकर के लड़ा, आप सारी सीटों पर गए। संगठन बनाने के लिए जरूरी है कि आप हर सीट पर आपका हारा उम्मीदवार हो या जीता उम्मीदवार हो, लेकिन आपका खाता खुले। वो काम बिहार में अब करने की स्थिति में आगे बीजेपी आ जाएगी। बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, बिहार के नतीजे चाहे सत्ता में कोई भी आए, लेकिन बीजेपी को जो सफलता मिली है बिहार में, असम और बंगाल और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, इन तीनों के लिए एक सकारात्मक संकेत लेके आई है। बाकी देखिए, भविष्यवाणी करना राजनीति में बहुत मुश्किल काम होता है, मैंने फिर कहा, लेकिन एक बात ये मैसेज स्पष्ट है कि पूरे देश ने मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है, उनके कोई सौंपा है, ले लीजिए सबसे बड़ी पार्टी, हम आपको बड़ा भाई बनाते हैं, हम आपको एक मौका देते हैं। तो ये जो है, अब ये निर्भर करेगा आने वाले जब पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा। रामकृपाल सर, मैं यही सवाल जो आपने कहा, जो इशारा किया, मैं ये हितेश से जानना चाहूंगा। हितेश, जो रामकृपाल जी इशारा कर रहे हैं कि बड़े भाई का जो रोल था वो क्या बीजेपी के लिए निभाने का वक्त आ गया है, और क्या दोनों ही गठबंधन में जो सहयोगी हैं वो बड़े दलों के लिए बोझ साबित हुए हैं इस चुनाव में फिलहाल रुझानों के मुताबिक? देखिए, दोनों ही गठबंधनों में बड़े बड़े जो दल हैं, वो दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे राष्ट्रीय स्तर के दलों की अगर बात करें, क्षेत्रीय स्तरों की बात करें तो बिल्कुल कहानी अलग है, मगर गठबंधन का अगर हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो भाजपा मतलब राजनीतिक तौर पर मुनाफे की गारंटी, राजग के साथ रहना फायदे का सौदा, और कांग्रेस का मतलब पैर में पत्थर बांध के तैरना, इस तरीके की चीज समझ में आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस उत्साह में तो आई, मगर ये गलबहियां उल्टा उनके साथियों को भारी पड़ी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का हुआ था। और जो आपने राज्य के स्तर की बात की, राज्य स्तर में ये हमें समझना होगा कि जाति पर विकास भारी, इस बात की एक मोहर लगी है, क्योंकि एक खास जाति का, एक खास मजहब का एक कॉकटेल बनाएंगे और उसके सहारे सत्ता पाएंगे। ये समीकरण फ्लॉप हो गया है, और पिछले 15 सालों में आप समझिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर जो है, पूरी उनकी एक नई पौध तैयार हो जाती है। 18 साल के वोटर बनते हैं, 15 साल बाद ये इलेक्शन है 2015 से अगर कहें, तो इसमें नए युवाओं की भूमिका भी है और महिलाओं का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत भी है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जिसकी कभी चर्चा नहीं होती। ये एस्पिरेशंस की पॉलिटिक्स हो रही है, कास्ट की लाइन से आगे चली गई है, पुराने वर्टिकल्स टूट रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। ओके स्मिता, इसके अलावा जो और फैक्टर मैं कहूँ, थोड़ा सा उसमें आना चाह रहा था कि खासतौर पर मैं कहूँ, चाहे वो एलजेपी की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा का जो एक धड़ा था, जो एक गठबंधन बना, वो बात करें, एआईएम की वहाँ पर भूमिका, सीमांचल के जो कुछ सीटें हैं वहाँ पर किस तरीके से ये स्पॉइलर की भूमिका में दिखे, या फिर इनके उतरने के बाद दोनों ही बड़े गठबंधनों के लिए रास्ता आसान या कुछ मुश्किलात?
नहीं, मैं कहूंगी कि ये जो छोटे छोटे फॉर्मेशंस बने इस वाले चुनाव में, इसमें एक एक सीट का जब वो डाटा आएगा, जब एक एक सीट के पूरे आंकड़े आएंगे और उसका ब्रेकअप आएगा, तभी ये अनुमान सटीक रूप से लगाया जा सकेगा कि कौन कितने पानी में रहा। हाँ, लेकिन स्पॉइलर की भूमिका में कई जगह पर हैं, ये तो तय है। जैसे सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त बीजेपी को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि एआईएमआईएम ने महागठबंधन, वो कितना भी दावा करें कि ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन एमआईएम ने कहीं ना कहीं उनको डेंट किया होगा। इसी तरह से ये अगर ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ही सबसे प्रबल फैक्टर होता, तो जैसा मैंने कहा एनडीए को साफ हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो उस स्थिति में ये मानती हूं कि भले ही आज चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा बहुत सीटें ना ला पाए, लेकिन लोजपा भी केंद्र की तरह एनडीए का हिस्सा होकर लड़ता तो बहुत ही, और ये रिजल्ट आज कई घंटे पहले स्पष्ट हो चुका होता, और बहुत ही स्पष्ट और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए बहुत पहले ही अपनी जीत डिक्लेयर कर सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से स्पॉइलर दोनों तरफ रहे हैं। न चिराग पासवान को आवश्यकता से अधिक वेटेज दिया जा सकता है एक स्पॉइलर की भूमिका में, न कुशवाहा जी के फॉर्मेशन को दिया जाता है, लेकिन अपने अपने पॉकेट्स में दोनों ने प्रभावित किया है। जो हम नहीं देख रहे हैं साचान जी, दो प्रमुख फैक्टर बहुत जल्दी दो प्रमुख फैक्टर मैं सामने लाना चाहूंगी। पूरे चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की भीड़ पर बहुत ज्यादा फोकस रहा, टेलीविजन में, तमाम मीडिया में, लोकल, नेशनल, यहाँ तक कि ग्लोबल मीडिया ने भी इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। मैंने खुद कई जगह एनवाईटी वगैरह में पढ़ा। वास्तव में ये ठीक है कि तेजस्वी यादव आरजेडी जो कि बिल्कुल ढलान पर चली गई थी, इसको रिवाइव कर रहे हैं, ये तो इस रिजल्ट में दिख ही रहा है बेशक। आखिर में हितेश जी, बहुत संक्षेप में जैसा कि कहा इस बताने में, अगर थोड़ा सा इसको और समझना चाहूँ कि बिहार में बहुत महत्वपूर्ण जो दो चीज़ें दिखती हैं, बीजेपी के लिए एक नई भूमिका शायद जनता इशारा कर रही, जिसके तरफ इशारा किया रामकृपाल सिंह सर ने, और दूसरा तेजस्वी के लिए एक बड़ी भूमिका जनता इशारा कर रही, क्योंकि सीट अगर मैं कहूँ जिस तरीके से स्ट्राइक रेट वहाँ पर आरजेडी का दिखा है। निश्चित ही मुझे लगता है कि जनता ने जो एक शासन से जो ऊब होती है उसका नजला गिरा है नीतीश जी, जदयू पर हम कह सकते हैं कि वो दिक्कत आई है उनके साथ, और उसके साथ ही भाजपा इस बात से कभी पीछे नहीं हटी कि हमारा चेहरा नीतीश ही होंगे, और उसके बाद जो भाजपा को सपोर्ट मिला है कि आप कह रहे हैं तो ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं तो वो राजी नहीं है पब्लिक, तो ऐसे में भाजपा का एक अपर हैंड बनता है, और मुझे लगता है कि शासन में थोड़ा और ज्यादा असर्टिवनेस वो बनती है। शायद जितना असर्ट भाजपा कर रही है उससे आगे बढ़ने का ये अवसर है, और जनाकांक्षाओं के अनुरूप ही है। तेजस्वी यादव को ये मौका मिलना मैं एक स्वाभाविक मानता हूँ, तेजस्वी होते या कोई और होता, मगर जो कुनबा पार्टी होती है, कुनबे पर चलने वाली, क्षेत्र पर चलने वाली, भाषा पर चलने वाली, उसमें लाला जी की गद्दी लाला ही संभालता है, इसी तरीके का काम चलता है। तो तेजस्वी को तो आना ही था। भूमिका में आने के बाद आप परफॉर्म कितना करते हैं, क्योंकि जब आप आते हैं उससे पहले बहुत सारे थिएट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, मगर परफॉर्मेंस में आपका विजन काम आता है। तो एक बड़ी परीक्षा के लिए, बड़ी भूमिका की परीक्षा के लिए राजद की तरफ से तेजस्वी को आगे किया गया है, क्योंकि उनके पास बेस्ट बैट के तौर पर यही थे। तो मुझे लगता है उनके लिए चुनौती का समय है, क्योंकि इतने लंबे शासन के बाद कोई सरकार आती है तो उसके लिए दिलों में जगह है, आपके लिए भावनात्मक होगी, मगर दूसरी जगह तार्किक आधार बहुत बड़ा है, तो उन्हें तर्क की कसौटी पर खुद को साबित करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त कम स्मिता, और आप जिस तरीके से आपने कहा, और उम्मीद करते हैं कि जब रुझान ये तब्दील होंगे नतीजों में और क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, लेकिन मौजूदा इस वक्त जो तस्वीर सामने उभरती हुई दिख रही है चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उसमें साफ तौर पर है कि किस तरीके से जो बीजेपी है और जो आरजेडी है वो बड़ी पार्टियों के तौर पर उभर रही हैं। गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला ज़रूर है, लेकिन एनडीए गठबंधन फिलहाल
आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।